नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंट माइंड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का पीएचडी एडमिशन सत्र 2022-23 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम कल शाम तक आई थी कि एप्लीकेशन का लिंक नहीं था, कहाँ से मिलेगा, सारी कुछ चीज़ें। तो बहुत ब्रीफली हम आपको ये भी बता देंगे कि आप कैसे आवेदन करेंगे एंड यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, एग्ज़ाम कब, कैसे और कहाँ होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न, एडमिशन फ़ी क्या होगी कि आपको 1 साल के लिए कितनी एडमिशन फ़ी पे करनी होगी, यहाँ पर फेलोशिप किसे मिलेगी और कितना मिलेगी, सीटों के साथ सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका कोई सवाल नहीं बचेगा और अगर फिर भी बचता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपके लिए सारी जानकारी यहाँ पर मिल सकती है। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अब हम आ चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आएंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर ही देखना है, ये जो स्क्रॉल होता है आपको दिख रहा है, रन होता, यहीं पर आपको देखना है क्रिट 2022 लिखा दिखेगा, इसी पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तब आ जाएंगे आप इसके एडमिशन पेज पे। यहाँ पर आने के बाद ये आप देखिए सेलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप क्रिट 2022 सेलेक्ट करके प्रोसीड कर दीजिएगा। जैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पर देखेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्रिट 2022। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ब्रोश्योर डाउनलोड कीजिएगा और देख सकते हैं एप्लीकेशन की स्टार्टिंग 15 से है और लास्ट डेट जो है 14 मार्च है। पेमेंट स्टार्ट डेट जो है वो 15 फरवरी 2023 एंड पेमेंट एंड डेट जो है वो 15 मार्च 2023 है। ठीक है, मतलब कि 15 से स्टार्ट हुआ है और एक दिन ज़्यादा का समय आपको मिलेगा पेमेंट के लिए। ठीक है, जो ब्रोश्योर है उसको अच्छे से रीड करने पे आपको सारी जानकारी पता चलेगी। तो कुछ चीज़ें ब्रोश्योर से बताएंगे, कुछ जो हमने कलेक्ट किया है उसको भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें एडमिशन फ़ी दिखाएंगे कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए कितनी फ़ी पे करनी पड़ सकती है। तो एडमिशन फ़ी देखने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा, ये आप देख सकते हो, ये कुछ अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फ़ी दी हुई है पीएचडी के लिए या फिर अन्य प्रोग्राम के लिए। एंड फिर यहाँ पर लास्ट में आपको दिया गया है ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है इसकी फ़ी। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की फ़ी है वो आप देख सकते हो यहाँ से शुरू होती है इधर। ठीक है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ एयू कितना था, तो ये आप देख सकते हो एकदम नीचे जो है इस लाइन में वो पीएचडी का है। इसमें बीएचयू की फ़ी देख सकते हो 7,640 अभी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की फ़ी नहीं बताई गई है इसमें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बताई गई 11,116 और उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, फिर उड़ीसा, इन सब का दिया गया है। फिर साउथ बिहार की यूनिवर्सिटी का बताया गया है। और ये आप देख सकते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उसकी पहले जो है फ़ी कितनी थी, तो ये आप 501 रुपये देख सकते हो, ये पहले फ़ीस थी। ठीक है, और अब जो है अप्रूव्ड फ़ीस जो अब हुई है वो कितनी है वो देखिए। तो जो विदाउट लैब के कोर्स होते हैं उनकी 15,300 रुपये फ़ी है पीएचडी की। एंड विद लैब, जो लैब जिसमें आपको लैब रिसर्च वगैरह रहता है जिस सब्जेक्ट में, जैसे साइंस वाले हो गए, तो उसकी जो है 15,800 रुपये फ़ी है। तो फ़ी अब बढ़ चुकी है। तो इसको आपने देख लिया, अब हम और डिटेल्स दिखाते हैं। जैसे कि जो क्रिट 2022 में सीटें आई हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बॉटनी में तो 0 सीट है और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 2 सीट है और केवल कैंपस में है। एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में टोटल 16 सीट है लेकिन कैंपस में सीट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी, इससे 3 सीटें हैं। ठीक है, ये आप ऊपर जो देख रहे हो इसके अफिलेटेड कॉलेजेस हैं एंड कैंपस है। तो ये जो एयू वाला है ये मेन कैंपस है एंड सीएमपी इसका अफिलेटेड कॉलेज है, एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है, ईश्वरपुरा डिग्री कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है और एसएस खन्ना है। उसके बाद यहाँ पर एके डीसी है, एचडीसी है, जगत तारण है, आरटीएमएम है, ईसीसी है, तो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, ये सब जो है इनके अफिलेटेड कॉलेजेस हैं। अब जैसे कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में यहाँ पर 2 सीट हैं और उसके बाद 16 सीट है। एंथ्रोपोलॉजी में आप देखोगे तो यहाँ पर 3 सीट केवल कैंपस में है। अरबिक में 1 सीट है। एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस में 2 सीट इन कैंपस। बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस में 2 सीट है। बायोकेमिस्ट्री में 8 है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 है। बायोटेक्नोलॉजी में 5 है। बॉटनी में 22, 3 सीटें कैंपस में है और 22 सीटें सीएमपी में है। 6 सीटें यहाँ पर जो है वो एसएस खन्ना में है और 4 सीटें यहाँ पर ईसीसी में है। केमिस्ट्री में कुल 57 सीट है लेकिन कैंपस में केवल 6 सीट हैं, बाकी अफिलेटेड कॉलेजेस में है, जैसे कि सीएमपी में 29 सीट है वगैरह वगैरह आप देख सकते हो। कॉमर्स एंड बिजनेस में 33 सीट है, कॉलेजों में भी सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस में केवल कैंपस में 13 सीट है और डिफेंस में आप कैंपस में देख सकते हो 4 सीट है एंड 3 सीट इसके कॉलेज में है, 7 सीटें टोटल हैं। डिज़ाइन एंड इनोवेशन में केवल 6 सीट है, वो भी इसमें। डेवलपमेंट स्टडीज़ में 6 सीट, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस में 14 सीट, इकोनॉमिक्स में 10 सीट हैं कैंपस में एंड टोटल 30 सीट है। ठीक है, एजुकेशन में 37 सीट हैं टोटल और इसकी सीटें लगभग हर जगह हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 6 सीट केवल कैंपस में
मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कॉलेज हैं वो उनमें बहुत कम सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 6 सीट हैं, इंग्लिश में टोटल 54 सीट है और लगभग हर जगह सीट है। फिर इन्वायरमेंट साइंस में केवल 1 सीट, इन्वायरमेंट में तो और देना चाहिए था, केवल 1 सीट दी हो, वो भी कैंपस में दी हो। तो किस तरह से लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन एजुकेशन में 5 सीट केवल कैंपस में। फूड टेक्नोलॉजी से टोटल 5 सीट, जियोग्राफी में 26 सीट टोटल, हिंदी में 73, लॉ में 25 सीट हैं, मटेरियल साइंस में 7 सीट हैं, मैथमेटिक्स में 4 सीट हैं, मेडिकल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 26 सीट है, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट में 15 सीट, पेंटिंग्स में 1 है, पर्शियन में 0 सीट्स हैं, फिलोसॉफी में 20 है, फिजिकल एजुकेशन में 4 सीट, फिजिक्स में 26 है, पॉलिटिकल साइंस में 29 है, साइकोलॉजी में 23 सीट, संस्कृत में 8 है, सोशियोलॉजी में 31 है, स्टैटिस्टिक्स में 4 सीट हैं, टेक्सटाइल में 1 सीट केवल कैंपस में, थिएटर एंड फिल्म में 2 सीट, उर्दू में 4, जूलॉजी में 30 सीट हैं और इसमें 7 सीट कैंपस में है, जिसमें कि उसके बाद 19 सीट सीएमपी में है, 4 सीट अलग कॉलेज में है। तो टोटल यहाँ पर 709 सीट है, जिसमें कि 316 आपका कैंपस में है, बाकी सबसे ज़्यादा सीट उसके बाद सीएमपी में 152 सीट है और फिर और कॉलेजों में सीटें हैं। बाकी सारी डिटेल्स में हम वो चीज़ें आपको बार बार नहीं बताएंगे जो आप जानते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी 55% मार्क्स यहाँ पर रखी गई है। आपके पीजी में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 5% की छूट मिलेगी, इनको 50% में एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है। और बात आती है अगर यहाँ पर क्रेट एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा और कहाँ होगा, तो ये एग्ज़ाम आपका सबसे पहले तो बता दें कि प्रयागराज शहर में ही होगा, इससे बाहर कहीं नहीं होगा। और कैसे होगा, तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा, पेन एंड पेपर मोड में, इसके लिए सेंटर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। और कब होगा, तो ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल 2nd वीक तक हो सकता है, इससे पहले कोई चांसेस नहीं है, या अप्रैल 1st वीक तक भी हो सकता है अगर यूनिवर्सिटी ज़्यादा कोशिश करेगी तो, लेकिन ये कोशिश यूनिवर्सिटी वाले कर नहीं पाते हैं। ठीक है। क्रिट 2022 जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें एग्ज़ाम सभी को देना होगा, कोई भी इसमें एग्जेम्प्ट नहीं होता है। जितने लोग अप्लाई करोगे, चाहे नेट जेआरएफ वाले हो, सभी लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कुछ लोग एग्जेम्प्ट होते हैं, जैसे कि जो फॉरेन कैंडिडेट हैं वो एग्जेम्प्ट होंगे, उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा। और जो यहाँ के जो पढ़ाने वाले प्राध्यापक हैं स्थायी इनके कॉलेजों के, वो भी अगर पीएचडी करेंगे तो उनको भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ये लोग डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। ठीक है। जेआरएफ, नेट, ओनली पीजी, सभी लोग यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ही इंटरव्यू में आगे प्रोसीड होंगे। और जो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है, वो 50% आपको मार्क्स लाने होंगे। और जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी वाले हैं, इनको 45% लाना होगा, तो ये लोग क्वालिफाई कर लेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम को। और यहाँ पर प्रेफरेंस किसको मिलती है, तो जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। जो जेआरएफ वाले हैं या इनके जो कॉलेज के स्थायी प्राध्यापक वगैरह हैं, फॉरेन कैंडिडेट हैं, इन लोगों को। ठीक है। एप्लीकेशन के लिए 1600 और 800 रुपये फ़ी आप देख ही रहे हो। यहाँ पर जो क्रेट एग्ज़ाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और जो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना होगा, वो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम जब डेट आएगी उसके 1 हफ्ते पहले से मिलेगा। ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा है द जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अपीयर इन क्रेट लेवल 1 टेस्ट। ठीक है। यहाँ पर जो क्रेट 2022 होगा वो कैसे होगा, तो देखिए क्रेट 2022 2 लेवल में होगा। एक लेवल 1 होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और जो लेवल 2 होगा वो इंटरव्यू होगा। तो लेवल 1 में 2 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होगा उसमें आपका 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मतलब टोटल 100 मार्क्स के पेपर 1 में क्वेश्चन आएंगे। और इसमें 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएगा, 50% आपका जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जिसमें कि मतलब कहा जाए तो 25 क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से, 25 क्वेश्चन और सब्जेक्ट से। ठीक है। और इसी पैटर्न में हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी है, अगर आप लेना चाहो तो वो ले सकते हो। इस यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है। आप इसको CSIR UGC नेट से, जो उनका पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस, उससे पढ़ सकते हो पेपर 1 के लिए। ठीक है। अब बात आती है पेपर 2 की, तो पेपर 2 जो है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है इसमें। ठीक है। इसमें स्मॉल क्वेश्चन होंगे, मीडियम होंगे एंड लार्ज टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर बात किया जाए कि इन एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए टाइम कितना होगा, तो ये सिंगल मीटिंग में होगा, अलग अलग इसका मीटिंग नहीं होगा, एक ही मीटिंग में दोनों पेपर देने हैं। 30 मिनट आपको दिया जाएगा पेपर 1 के लिए, और बाद में 120 मिनट अलग से जो है वो आपका इसमें ऐड होगा पेपर 2 के लिए। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है, उसमें लिखना है आपको। तो जो टोटल मार्क्स है वो पेपर 1 का तो 100 मार्क्स हो गया, एंड पेपर 2 का यहाँ पर 200 मार्क्स रहेगा। ठीक है। और ये यहाँ पर देख सकते हो एक टेबल में भी दिया गया है कि पेपर 1 कैसे होगा, तो इसमें 50 क्वेश्चन, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 100 और टाइम आपका 30 मिनट। और तो पेपर 2 जो है इसमें कुल 13 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। 13 क्वेश्चन जो होंगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, एंड 2 क्वेश्चन मीडियम रहेगा, और 1 या और 2 क्वेश्चन लॉन्ग से रहेंगे। तीसरे क्वेश्चन में आपको
यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आप पहला क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक करना पड़ेगा, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन इसमें करेंगे तो वो ऑप्शन में रहेगा ए और बी, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो ए और बी रहेगा, उसमें आपका 20-20 नंबर डिवाइड होगा। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे और ये मार्किंग आप देख सकते हो किस तरह से है, टाइम कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद लेवल 1 के बाद जो लेवल 2 होगा, इसमें आपको अपना रिसर्च प्रपोजल वगैरह डिस्कस करना होगा। टेस्ट सेल इंटेल एंड इंटरव्यू एंड मे इंक्लूड प्रेजेंटेशन। जैसे कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल रहेगा आपको उसे पीपीटी भी बना लेना है, एक छोटा सा, लगभग 12 से 15 स्लाइड में आपको पीपीटी रेडी करना है। और एक छोटा सा रिसर्च प्रपोजल रहेगा, ये नहीं कि आप उसको बहुत ज़्यादा कर दें, आपको इसको लगभग 10 to 12 पेज तक ही रखना है, या आप 8 से 12 पेज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से आपका प्रपोजल ये डिस्कस करना होगा किसके सामने, जो संबंधित डिपार्टमेंट रहेगा वहाँ पर इंटरव्यू होगा। यहाँ पर क्वालिफाई करने के बाद आपको लिस्ट जारी होगी, जैसे कि जो यहाँ पर दिया गया है कि क्रेडिट का लेवल 1, अगर आप इसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50%, ये आप क्वालिफाई कर लोगे तो फिर लिस्ट जो है एलिजिबल कैंडिडेट की वो किस तरह से जारी होगी लेवल 2 के लिए, वो यहाँ पर नीचे कहा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वैकेंसी कितने लोगों को बुलाया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, वो सब चीज़ें कहा गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बाद में कहते हैं कि अरे हमारा तो 50% से ऊपर था, हमें क्यों नहीं बुलाया गया। लेवल 1 क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट कैसे बनेगी वो यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हो। एपी स्कोर जो बनता है उसको आप एकेडमिक प्रोफाइल इंडेक्स इसे ही कहते हैं, इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना कि कितना मार्क्स कैसे मिल रहा है, फिर मेरिट जब बनती है तो इसी अकॉर्डिंग बनती भी है, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे कि यहाँ पर अप्लाई अपीयरिंग वाले कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, ये ओल्ड सेशन का एप्लीकेशन है, 2022-23 सेशन का, और सेशन अब आगे बढ़ चुका है, आप सभी जानते हैं। तो जब ओल्ड सेशन का एप्लीकेशन आया हुआ है तो इसमें अपीयरिंग कैंडिडेट कहाँ से अप्लाई करने का सवाल ही नहीं उठता है। हो सकता है कि जो 2022-23 में क्वालिफाई हुए हों, सिर्फ वही लोग यहाँ पर वहाँ तक, मतलब कि पीछे पहले वाले या उस 2022-23 में जो क्वालिफाई हैं, ऐसे लोग यहीं तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद वाले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशन है, और इसी साल फिर से एप्लीकेशन इन्हें देना है। इस यूनिवर्सिटी का भी फिर एप्लीकेशन आएगा, हो सकता है कि जून तक आ जाए, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का 2023 सेशन का भी एप्लीकेशन तो आना है ही। तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, जो ये अभी अपीयरिंग वालों की मांग कर रहे हैं वो लोग इंतज़ार करें, जून में फिर आएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट के लिए हेल्पलाइन दी गई है, आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 6 जो है वो सिलेबस का है, यहाँ पर आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये रिटन कहाँ से आएगा, तो रिटन के लिए आपको बता दें कि पिछली बार जैसे कि एंट्रेंस हुआ था, कुछ लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर सब पीजी से ही आते थे, जो कि जैसे कि साइंस के हो, चाहे आर्ट वाले हों, या फिर कोई भी आपका डिसिप्लिन हो, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पीजी का जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ लो, अगर समझ लो थोड़ा सा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दोगे तो आपका क्वालिफाई हो जाना तय है। क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, आप उसमें घुमाए फिराए ना, कम शब्दों में आप अपना आंसर अगर दे सकते हैं तो आप आगे क्वालिफाई ज़रूर हो जाएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो सभी पीजी के सिलेबस से ही आएगा जो आपने पढ़ा होगा। और ऐसे लोग जो रेगुलर मोड में अपना नहीं किए हैं पीजी वगैरह, या फिर ऐसे ही जाकर एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस सभी का दिया है सब्जेक्ट का, यहाँ से आप देख लीजिएगा, पीजी का है ये सब सिलेबस, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछेगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो दोस्तों लास्ट में बात आती है फेलोशिप की। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में फेलोशिप पहले जो है यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया था कॉलेजों के लिए नॉन नेट फेलोशिप, बट यूजीसी का पिछली बार ये सख्त रुख रहा है यूनिवर्सिटी के खिलाफ कि जो यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप होती है, जैसे कि क्रेट जो भी क्वालिफाई करेगा, जिसके पास जेआरएफ वगैरह नहीं है, ना ऐसी किसी प्रकार की फेलोशिप या स्कॉलरशिप उसे नेशनल की मिल रही है, तो ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप दे सकती है। तो ऐसे लोगों को जो नॉन नेट फेलोशिप मिलती है वो सिर्फ कैंपस में ही मिलेगी, इसके एफिलिएटेड कॉलेजों में एडमिशन होगा अगर आपका, तो वहाँ पर किसी प्रकार की फेलोशिप आपको यूजीसी की नहीं मिलेगी, ठीक है। और यूनिवर्सिटी खुद फेलोशिप कुछ नहीं देती है। तो कैंपस में रहोगे तो चाहे आपके पास जेआरएफ हो चाहे ना हो, फेलोशिप आपको मिलेगी। और जो नॉन नेट फेलोशिप होती है यूजीसी की, जो पीजी वालों को मिलती है, मतलब आप क्रेडिट के थ्रू जाकर एडमिशन ले रहे हो, वो सिर्फ आपके पास अगर जेआरएफ नहीं है तो आपको, जैसे कि अगर आप आर्ट्स फील्ड से हो तो 8,000-9,000 रुपये तक मिल जाती है मंथली, और अगर आप साइंस फील्ड से हो तो आपको ये 10,000 12,000 तक मिल जाती है मंथली, ठीक है, ये है। लेकिन अगर आप जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई हो, आपके पास खुद की फेलोशिप है नेशनल लेवल की, तो फिर आपको ये कॉलेजों में भी मिलेगी, उसका कोई सीन, उसमें कोई आपको इशू नहीं होगा। इशू यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप की है, जो ओनली पीजी क्वालिफाइड कैंडिडेट को मिलती है, वो सिर्फ कैंपस में मिलेगी,
ठीक है, तो उम्मीद है कि हम सारी चीज़ें आपको बता पाए होंगे। अगर कहीं कुछ छूटा है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता पर बहुत लोग सवाल उठाते हैं, तो इस पर सवाल मत उठाइए, अपनी आप तैयारी कीजिए। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता पर सवाल उठाने लगें तो फिर तो आप कहीं अप्लाई ही मत कीजिए। ऐसी बहुत कम यूनिवर्सिटी आपको मिलेंगी जो आपके इस एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी हम दे पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।